अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत की थी, और लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी गुगली थी, ये एक्सपोज करने के लिए कि बीजेपी जो है वो सत्तालोलुपता में क्या-क्या कर सकती है। लेकिन सत्ता बीजेपी भी कह सकती है कि तो हमारी गुगली थी शरद पवार को के सेकुलरिज्म को एक्सपोज करने के लिए, कि वो अगर ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने एक ऐसा बादल, एक ऐसा आप कह सकते कि हैं कि एक धुंध पैदा की हुई है, जिसमें हम लोग उस धुंध के पार जाकर देखने की लोगों को ज़रूरत है। कल केवल जो घटनाएँ हुई, वो उन घटनाओं का परिणाम है। और उसके बाद हम लोगों को यह भी समझने की ज़रूरत है कि आज की जो सत्ता चल रही है, ये सत्ता किस तरह से, पहले तो एक क्रोनिज्म की बात होती थी कि जो सरकारें अपने पसंदीदा कैपिटलिस्ट को मदद पहुंचाती थी। आज ऐसा लगता है कि कैपिटलिस्ट ही सरकार चला रहे हैं। ये जो सरकार है वो उनके हितों को केवल पूरा करने का एक माध्यम बनी हुई है। ये जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो अभी चल रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, इसने इसने पिछले दिसंबर में अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया, जिसमें मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और ये जो गौतम अडानी के बेटे करण अडानी को शामिल किया गया। जो स्टेट की प्लानिंग है उसकी एडवाइजरी में सीधे दो देश के बड़े पूंजीपतियों के बेटों को उसमें जगह दी गई। और ये जो राहुल गांधी ने ये जुमला गढ़ा था, हम दो हमारे दो, यह जो इसको एक किसान आंदोलन में ये मुद्दा उठकर आया था। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि ये दो लोग सिर्फ सिंबल हैं, या सब ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हों, सिर्फ यही दो नहीं है। देश की पूरी राज्य व्यवस्था को, पॉलिटी को इस ढंग से ढाल दिया गया है जिसमें सरकारें या सरकार माध्यम बन गई है, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे अर्थनीति का मामला हो, कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को सर्व करने वाली एजेंसी बन गई है। और जब यह बन गया है तो देश का जो पावरफुल कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इस अरेंजमेंट को हिलने नहीं देना चाहेगा। और उसमें विपक्ष में उनके जो ब्लैक शिप्स हैं, विपक्ष के ब्लैक शिप्स जो जिन तक पर उनका प्रभाव है, उनका वो इस्तेमाल करेगा ताकि 2024 में सिचुएशन ज़्यादा नहीं बदले।